नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत की पार्ट 76 वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए चैप्टर 17 शुरू हो चुका है लक्ष्मीकांत का। प्रेसिडेंट की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, जल्दी से उसको ख़त्म करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आई होप आपने ये किताब खरीद ली हो और किताब को खरीद के मेरे साथ पढ़ रहे हो। वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए कि भैया यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हो। तो उस मेन यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे मेन पर्सन है प्रेसिडेंट, फिर आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप बोलोगे सर कैबिनेट क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक छोटी सी बॉडी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक सब सेक्शन मान लीजिए, छोटी सी बॉडी, जिसमें सबसे ताकतवर मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर के, जिनके पास सबसे ताकतवर पोर्टफोलियोज है, जैसे डिफेंस का पोर्टफोलियो, एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टफोलियो, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का पोर्टफोलियो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो, होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो। तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाली जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट बहुत ताकतवर होता है। तो फिर आप डेप्यूटी मिनिस्टर्स को मिला लो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को मिला लो, तो ओवरऑल मिलके क्या बन जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे भैया नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव की भी बात आती है। अभी आप देखो, जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम के एग्जीक्यूटिव है। तो भले प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट सारी की सारी ताकत किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्रेसिडेंट इंडिया में क्या हो गए? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं देश के। अटॉर्नी जनरल पे जब हम पहुंचेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने देख लिया। और प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। मतलब कि ये भैया सबसे पहले नागरिक हैं इंडिया के, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडारिटी के सिंबल हैं। अभी ये इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी के सिंबल कैसे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रेसिडेंट की जो सबसे खास बात होती है, पार्लियामेंट कोई भी नियम कानून बनाए, और पार्लियामेंट के भी पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। अगर आपसे बोला जाए ना कि पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे लोकसभा आता है, आप बोलोगे राज्यसभा आता है, आप बोलोगे प्रेसिडेंट आता है। तो पार्लियामेंट कंप्राइजेस लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के सिटिंग मेंबर नहीं है, ना वो लोकसभा के सिटिंग मेंबर है, ना वो राज्यसभा के सिटिंग मेंबर है। तो कोई बिल अगर पार्लियामेंट से पास होता है, यानी लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए, उसको एक एक्ट बनाने के लिए, उसको एक नियम बनाने के लिए। अगर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट को देश के लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मेरे और आपके जैसे लोग जाके प्रेसिडेंट के वोट में वोटिंग डालेंगे? नहीं डालेंगे। हम लोगों ने जिन मेंबर्स को चुना है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो, वो लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो देखते हैं भाई प्रेसिडेंट को कौन कौन चुनता है। प्रेसिडेंट को चुनते हैं द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स चुनेंगे आपके प्रेसिडेंट को। ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि वो जो 12 मेंबर्स जो कि नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, वो नहीं चुनेंगे प्रेसिडेंट को। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स चुनेंगे। अभी स्टेट में एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेट होता है, वो नहीं चुनेगा, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, यानी दिल्ली और पुदुचेरी की जो यूनियन टेरिटरीज है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अभी यहां पे जब दिल्ली और पुदुचेरी की बात आई, तो ये जो दिल्ली और पुदुचेरी वाला क्लॉज है, इसको किसके थ्रू जोड़ा गया था? 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डाल रहे हैं, ये किसके थ्रू जोड़ा गया मैंने आपको बता दिया। तो भाई इससे हमको पता क्या चला कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिए कौंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और
यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे किसके, प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो वोट कौन कौन नहीं डालेगा, तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अभी ये कितने हैं ये आगे बताऊंगा। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और देश के वो हर स्टेट जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो वोट नहीं डालेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में। और दिल्ली और पुदुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी वोट नहीं डालेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि भैया मान लीजिए किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, अभी वहां पे फ्रेश इलेक्शंस होने, बट वहां पे फ्रेश इलेक्शंस होने से पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, यानी कल की डेट में मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लग गया राजस्थान में और प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया और फिर राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया। अब राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने हैं, उनके एमएलए को अभी चुनना है और इसी समय में प्रेसिडेंट के चुनाव हो जाते हैं। तो वो जो पहले के एमएलए थे ना राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। अगर नए चुन के आगे होते तो वो वोट डालते, पहले वाले वोट डालने के एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान की यहाँ पे डिसॉल्व हो चुकी है। मैं बस आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि भैया संविधान ने इस बात के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हैं कि देश के जितने भी यूनिट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे कि हमारे स्टेट्स, इन स्टेट्स को भी पूरा मौका मिले कि वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालें। आप देखो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कौन कौन डाल रहा है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स डाल रहे हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर भी वोट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? ताकि पूरे देश को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए हमारे प्रेसिडेंट को चुनने में। और जब पूरे देश को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो हमारे प्रेसिडेंट को चुनने में, तो एक साइंटिफिक फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा जिस हिसाब से चुनाव होगा। हैफेजर्ड वे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस फॉर्मूले से भी चुनाव होंगे प्रेसिडेंट के, वहां पे जो सेंटर पे लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं उनको जितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उतनी स्टेट लेवल पे जो एमएलए हैं उनको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अभी इस इंपॉर्टेंस में पहली चीज निकल के क्या आती है, ये वाली इधर पढ़िए इसको। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the number of the population of the state by the total number of elected members of the assembly। मैं बताता हूं ये क्या है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में मान लीजिए जितने भी वोटर्स हैं, से x करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है ना, x करोड़ वोटर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भैया उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हैं 403। तो मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन समसम लमसम x करोड़ और नीचे 403, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू 1/1000। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ यूपी स्टेट में मान लेता हूं 25 करोड़। ठीक है, मैं सिर्फ एक फिगर मान रहा हूं, मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जो भी पॉपुलेशन आपको यहां पे लिखा है ना, ये जो शब्द है पॉपुलेशन, ये शब्द पॉपुलेशन यहां पे क्या डिनोट करता है, ये अभी लेटेस्ट पॉपुलेशन को डिनोट नहीं करता है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 आप लक्ष्मीकांत के नोट्स एंड रेफरेंसेस में देख सकते हैं। वहां पे ये बताया गया है कि ये जो पॉपुलेशन नाम का शब्द है यहां पे, ये वो पॉपुलेशन है जो 1971 के सेंसस के थ्रू ली गई थी। तो 1971 के सेंसस वाली पॉपुलेशन है ये। ओके, अभी की सेंसस 2011 के सेंसस वाली पॉपुलेशन नहीं है। तो 1971 के सेंसस वाली पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पे कैलकुलेशन हो रहे हैं, और अगली बार भैया जो पहला सेंसस लिया जाएगा 2026 के बाद, फिर उसकी सेंसस के हिसाब से होगी। नहीं, अब 2031 का जो सेंसस आएगा वहां पे फिर ये जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं, जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन फिगर्स हैं, उनको बदला जाएगा। कभी के लिए जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं प्रेसिडेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, आपके लोकसभा के, वो सब 1971 वाले सेंसस के हिसाब से हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि 1971 के सेंसस के हिसाब से यूपी की पॉपुलेशन थी 25 करोड़, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी, तो कितनी हो गई 403 इंटू 1/1000। तो इससे आपको एक फिगर निकल के आएगा। ये बेसिकली होगा क्या, ये होगा एक एमएलए की वोट की वैल्यू, यानी यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इतनी निकल के आएगी। उसी तरीके से आप बाकी स्टेट्स के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिहार के लिए अगर आप ये नंबर कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे कि भैया बिहार में कितनी आबादी है, मान लीजिए 15 करोड़, बिहार के नंबर ऑफ इलेक्टेड पीपल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो नीचे रखोगे, मुझे पता नहीं है कितने, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंटू 1/1000। तो ये हो जाएगी बिहार के एक एमएलए के वोट की वैल्यू, किस जगह पे, प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो इस तरीके से हर स्टेट के जितने भी एमएलए हैं, एक एमएलए के वोट की वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने आपको यहां पे बता दिया। ये तो होगी पहली चीज। अभी दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assemblies of the states by the total number of elected members of both the house of parliament। यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे सिंपल बात है कि देखिए भैया, हर स्टेट में आपने ये कैलकुलेट किया कि भैया एमएलए को कितने वोट मिल रहे हैं। अब वैसे तो आप यहां पे सिंपल एक बात बोल सकते कि भैया यूपी में जितने भी एमएलए थे उनकी वोट की आपने जो भी मतलब वो थे ना नंबर से, उनकी जो भी, जैसे एक एमएलए का कितना निकल के आया 25 करोड़, मैंने मानी है आबादी 25 करोड़, मुझे पता नहीं है कितनी है 1971 के सेंसस के हिसाब से, तो आबादी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। तो ये तो निकल के आ गई एक यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू। तो यूपी के जितने भी एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू आपने जोड़ ली। उसी तरीके से बिहार के जितने एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू जोड़ ली। पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल रहे हैं, उनके वोट की वैल्यू जोड़ ली। वो जोड़ने के बाद आपके पास एक कंसोलिडेटेड फिगर निकल के आएगा। तो वो कंसोलिडेटेड फिगर आप लिखोगे न्यूमरेटर में। इसमें क्या लिखोगे आप, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। और नीचे आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऊपर भैया जो कंसोलिडेटेड वैल्यू थी, जितने भी एमएलए वोटिंग डाल रहे थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऑब्वियसली बात है इलेक्टेड एमएलए वोटिंग डाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो अब भैया एमएलए के वोट की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, और आपके एमपीस के वोट की वैल्यू पता चल गई। एक एमएलए की वोट की वैल्यू स्टेट बाय स्टेट वेरी कर सकती है, डिपेंड करेगा कि उस स्टेट की आबादी कितनी है, ठीक है, सिंपल है। तो एक तो ये चीज हो गई कि भैया एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या है और एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या है। अभी जब ये चीज आपको समझ में आ गई, उसकी अगली चीज आपको समझनी है कि भाई प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो रहा है, इट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। यानी जब वोटिंग डाली जा रही होगी तो सीक्रेट बैलेट से डाली जा रही होगी, किसी को पता नहीं होगा कि कौन सा कैंडिडेट किसको वोट डाल रहा है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कुछ हद तक क्रिटिसाइज किया गया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपको यहां पे पता चल रहा है कि जब आप टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000 कर रहे हो, तो एक पर्सन की वोट की वैल्यू एक नहीं है, एक पर्सन की वोट की वैल्यू मल्टीपल में है। और वो एमपीस के लिए अलग है, एमएलए के लिए अलग है। इनफैक्ट अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग एमएलए की वोट की वैल्यू अलग है। तो भाई एक पर्सन की जो वैल्यू है वोट की वो मल्टीपल में, और आप बोल रहे हो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इन सब चीजों के बेसिस पे इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को क्रिटिसाइज किया गया। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कब होता है दोस्तों, जब आपको 2 या 3 सीटें भरनी हो, ठीक है। लेकिन यहां पे तो केवल 1 सीट भरनी है प्रेसिडेंट की, अभी वो भी मैं आपको समझाता हूं। जब वोटिंग होगी किस तरीके से होगी ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक एमएलए को और एक एमपी को सबको क्या दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों, वैसे तो आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी होती है वो काफी हद तक पॉलिटिक्स करके अपने हिसाब का प्रेसिडेंट ही चुनती है। बट जब प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट को चुनाव होगा, तो भाई 2 लोग तो एटलीस्ट चुनाव में खड़े होंगे, ठीक है, 3 भी खड़े हो सकते हैं, 4 भी खड़े हो सकते हैं, 5 भी खड़े हो सकते हैं। तो होगा ये कि मान लीजिए 5 लोग प्रेसिडेंट के चुनाव के कंटेंडर बन के खड़े हैं,
तो अगर 5 लोग प्रेसिडेंट को चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक पीस ऑफ पेपर बांटा जाएगा सारे एमएलएस को, सारे एमपी को। उन पीस ऑफ पेपर में पहली चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, दूसरी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, तीसरी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, चौथी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, पांचवी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। तो उन मेंबर से बोला जाएगा कि भैया आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस कौन है प्रेसिडेंट के लिए, चूंकि 5 लोग खड़े हो रहे हैं। सेकंड चॉइस ऑफ प्रेफरेंस कौन है, थर्ड कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। तो मतलब हर मेंबर को अपनी पांचों चॉइस ऑफ प्रेफरेंस बतानी पड़ेंगी, ठीक है, अगर वो प्रेसिडेंट के चुनाव में अपना वोट डाल रहे हैं। 5 क्यों, क्योंकि 5 लोग कैंडिडेट के लिए खड़े हैं प्रेसिडेंट के। अगर 3 खड़े होते तो 3 चॉइस दी जाती, 2 खड़े होते तो 2 चॉइस दी जाती, 4 खड़े होते तो 4 चॉइस दी जाती, 10 लोग खड़े होते प्रेसिडेंट की रेस में तो 10 चॉइसें दी जाती, ठीक है। तो चॉइस दी गई। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी पर्सन को डिसाइड, मतलब ये बोलना है कि भाई ये प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गया, तो उसके प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने के लिए एक इलेक्टोरल कोटा है, वो इलेक्टोरल कोटा पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे 2 ही लोग खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, बट मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं। अभी 5 लोग खड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है 5 लोगों में वोट बटेंगे। तो ये भी हो सकता है कि भाई पांचों कैंडिडेट्स को फर्स्ट चॉइस में केवल 20-20% की रिप्रेजेंटेशन मिले। तो एक कैंडिडेट को अगर इसमें से विनर डिक्लेयर करना है तो कोटा ऑफ वोट के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक पर्सन कितना कोटा जीत रहा है वोट का, उसके हिसाब से उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ, कोटा क्या होगा मैं बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवरऑल 1। ये नीचे 1 + 1 क्यों किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम क्या बोलता है कि जितने भी वोट्स पोल्ड हुए तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपने ऊपर रख दिए, किसी एक कैंडिडेट की तरफ नहीं, टोटल वोट जितने पोल्ड हुए वो आपने ऊपर रख दिए। नीचे जितने लोगों को चुनना है उनका नंबर, अभी यहां पे एक ही प्रेसिडेंट को चुनना है तो आपने 1 लिखा, +1 इसको डिवाइड किया, और जो कुछ भी निकल के आया उसमें आपने 1 जोड़ दिया। तो यहां पे मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि मान लीजिए 100 वोट पोल हुए, 100 वोट परसेंटेज चिन्ह से बात करते हैं, 100 वोट पोल हुए, एक प्रेसिडेंट को चुनना है तो उसमें 1 जोड़ दिया, तो 100/2 कितना हो गया 50, और इसमें 1 जोड़ दिया तो 51। तो मतलब 50% से एक ज्यादा। अगर इतना कोटा मिल जाता है तो उस पर्सन को इलेक्टेड मान लिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। आप बस सिंपल समझिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड आप समझ ही रहे हो भैया। एक एमएलए की वोट की वैल्यू, एक एमपी की वोट की वैल्यू हमको पता चल चुकी, तो सारे एमएलए की वोट की वैल्यू जोड़ ली, सारे एमपीस की वोट की वैल्यू जोड़ ली, उसको न्यूमरेटर में रखा, नीचे 2 रखा और उसको डिवाइड कर लिया, तो हम 50% मार्क में पहुंच गए, उसमें 1 जोड़ दिया, तो इतने कोटा ऑफ वोट जिसको भी मिल गया वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट एक ही है यहाँ पे, अगर 2-3 पोस्टों के लिए इलेक्शन हो रहा होता तो बात अलग होती। इसीलिए प्रोपोर्शनल सिस्टम भी इसको बोलना गलत बोला गया। तो ये जो बोलते हैं हम लोग कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये भी गलत है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों गलत है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड को उन जगहों पे अप्लाई किया जाता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सीट के लिए इलेक्शन हो रहा हो, और यहां तो केवल एक प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन हो रहा हो, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ। हालांकि वो बोल बच्चन टाइप के क्रिटिसिज्म है कि बस नाम के लिए क्रिटिसिज्म करना है तो कर रहे हैं। तो भाई आपको इलेक्टोरल कोटा पता चल गया, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, आपको पता चल गया कि इतना कोटा चाहिए, 5 लोगों ने वोट डाला है, 5 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट की रेस में और सब लोग अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सबको वोट दे रहे हैं। तो पहले राउंड ऑफ वोटिंग में क्या होगा दोस्तों कि फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी किसके लिए कितनी कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो जो 5 लोग हैं, मान लीजिए पहले वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले 30%, दूसरे वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले 15%, तीसरे वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले 20%, चौथे वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में मिले 20%, तो टोटल कितना हो गया 45 और 20 45 और 40 85, ठीक है ना। फिर पांचवें वाले को मिले 15%। अभी आप देखो कि सबसे कम कौन है, 15 और 15। अभी यहां पे इतना एग्जैक्ट होता नहीं है, मान लीजिए तीसरे वाले को 25 मिले तो पांचवा वाला 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे कम कौन आया 10 वाला, तो 10 वाले को आप एलिमिनेट कर दोगे, समझ रहे ना। तो मतलब ये जो 5 लोग खड़े थे, इन 5 लोगों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ने कितने लोगों के लिए वोटिंग दी, तो पहले वाले के लिए 30, दूसरे वाले ने 15%, तीसरे वाले ने 25%, चौथे वाले ने 20% और पांचवें वाले के लिए 10%। तो अभी 10% वाला सबसे कम है, तो 10% वाले को सीधे एलिमिनेट कर दिया गया। और 10% वालों में जिसने भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, मतलब ये जो कैंडिडेट थे ना 5 में से, जिसको एक को 10% मिले हैं, तो इस 10% जिस कैंडिडेट को भी वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के,
तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों ने जिन्होंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था उन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस भी दी थी, अब उनकी सेकंड प्रेफरेंस काउंट की जाएगी।